हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केजीएस संस्थान की तरफ से लाया जाने वाला 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। और ये पहला टेस्ट है और ये बिहार स्पेशल का टेस्ट है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार की हरहा घाटी किस जिले में स्थित है। तो बिहार की हरहा घाटी पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि जमुई जिले के चकाई, बटिया और चरका पत्थर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। तो वो अभ्रक से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई 6,389 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि 2025 में 18वीं विधानसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई थी। तो इनकी संख्या है 29। नेक्स्ट है कि चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी धारवाड़ चट्टानें बिहार की सबसे पुरानी चट्टानें हैं जो लौह अयस्क और अभ्रक जैसे खनिजों से समृद्ध हैं। और टर्शियरी चट्टानें मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं जिनमें बहुत कम खनिज होते हैं। अगर विंध्यन चट्टानों के बारे में देखा जाए तो ये प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं जो दक्षिण पश्चिमी जिलों रोहतास और कैमूर में पाई जाती हैं। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनमें खनिज होते हैं और विशेष रूप से अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट और पाइराइट इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। क्वार्टनरी चट्टानें गंगा के मैदानों की नई निर्मित जलोढ़ मिट्टी है जो गंगा और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित है और ये कृषि के लिए उत्कृष्ट है। लेकिन चूना पत्थर जैसी सामग्री या चूना पत्थर जैसी निर्माण सामग्री के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों पर विचार करें और जनगणना 2011 के अनुसार उपर्युक्त जिलों को जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी पहले नंबर पर दरभंगा, फिर सीतामढ़ी, उसके बाद समस्तीपुर और फिर मधुबनी है। अगर जनसंख्या घनत्व देखें प्रतिवर्ग तो दरभंगा में 1728 है, सीतामढ़ी में 1492, समस्तीपुर में 1467 और मधुबनी में 1282 जिले हैं। और सर्वाधिक घनत्व वाले जिले हैं शिवहर जहां 1880 है जनसंख्या घनत्व। उसके बाद है पटना जहां 1828 है। और न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं जैसे कैमूर है जहां 488 है जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न है कि मोकामा टाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी यह पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में फैला हुआ है। मोकामा टाल को बिहार का चावल का कटोरा नहीं जबकि बिहार का दाल का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ दलहन की खेती विशेष रूप से होती है और यहाँ पे मसूर की खेती काफी ज्यादा की जाती है। और यह क्षेत्र मरचा चावल के अग्रणी उत्पादकों में नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः दलहन की खेती की जाती है जैसे चना, मटर और अन्य दलहन का उत्पादन यहाँ होता है। अगला प्रश्न देखें तो मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी इस पहाड़ियों में बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कोसी नहर प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से कौन सा सही है। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में 5 शाखा नहरें शामिल हैं और पश्चिमी नहर परियोजना को 1961 में मंजूरी दी गई थी। और चतरा नहर प्रणाली बिहार के सुपौल में नहीं है, ये नेपाल में है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कटिहार मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो कटिहार मंडल पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और बिहार को कवर करने वाले रेलवे जोन अगर देखा जाए तो पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। यह महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 की प्रारंभिक सहायता और 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति यानी जीविका के माध्यम से लागू की जाती है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय 3.0 कार्यक्रम की अवधि क्या है। इसकी अवधि है 2025 से 2030 तक। हाल ही में बिहार ने प्लेट फाइनल में किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में प्रवेश प्राप्त किया। तो मणिपुर को हराकर। नेक्स्ट है कि बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही है।
इसका लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है और इसका निवेश लक्ष्य 25,000 करोड़ है। यह केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के अलावा 20% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि विंग्स इंडिया 2026 राष्ट्रीय विमानन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इन दोनों कथन सही है। बिहार को गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत सबसे सक्रिय राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। बिहार ने यह मान्यता मुख्य रूप से एविएशन एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर मूल्य वर्धित कर को 29% से घटाकर 4% करके हासिल की है। नेक्स्ट है कि उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी दूसरा कथन गलत है। इस महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेजबानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में की गई थी, ये बात सत्य है। यद्यपि इनकी घोषणा एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, लेकिन उन्मेष और ज्ञान भारतम दो पूरी तरह से अलग अलग पहल हैं। उनमें से एक साहित्य उत्सव है, इसके विपरीत ज्ञान भारतम एक संस्कृति मंत्रालय का विशिष्ट मिशन है जो भारत की व्यापक पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण तथा संरक्षण के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है, तो वह है आरती गुप्ता। नेक्स्ट है कि इंडिया पोस्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में बिहार के पहले जेन जेड डाकघर का उद्घाटन किया है, तो आईआईटी पटना में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है, तो वो कौन है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी इसकी शुरुआत भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की खोज के लिए शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। यह योजना केवल सरकारी और राज्य द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों के लिए है। इसका विस्तार निजी स्कूल के छात्रों तक नहीं है और यह पहल 100% राज्य प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे विशेष रूप से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के भीतर बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अवसर प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा बिहार में स्थापित की जा रही नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई किस स्थान पर स्थित है, तो ये बांका में है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्रिकेटर को सबसे कम उम्र का आईपीएल खिलाड़ी बनने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, तो वो वैभव सूर्यवंशी हैं। हाल ही में उद्घाटित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी किस शहर में है, ये पटना में है। ई वोटिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। बिहार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल का उपयोग करके शहरी चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है और संपूर्ण ई वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की जाएगी, जिसका नाम है ई वोटिंग सेक बीएचआर। इनमें से एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा और दूसरा बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जिला और संबंधित पुरस्कारों के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पूर्वी चंपारण चुनावी प्रक्रियाओं के लिए बेहतर तकनीक अपनाना और समस्तीपुर आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन। पूर्णिया को बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिला है और मधुबनी को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि 12वें जैन तीर्थंकर वासी पूज्य का जन्म स्थान कहाँ है, तो उनका जन्म स्थान है चंपापुरी। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ तीर्थंकर वासी पूज्य के सभी 5 कल्याणक संपन्न हुए, जैसे गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष। अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रशासनिक इकाई या अधिकारी हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य या विवरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ऊपरी के अधीन प्रांत भुक्ति के अधीन ऊपरी के अधीन प्रांत भुक्ति कहलाते थे। विषयपति के अधीन विषय,
सबसे छोटी इकाई का प्रशासन करने वाले ग्राम का वृद्ध, महतर और कर मुक्त ब्राह्मण गांव की देखरेख करने वाला अधिकारी अग्रहरी कहलाता था। नेक्स्ट है कि सुजाता स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। इस स्थल पर खुदाई से पाल वंश के राजा देवपाल का 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। सुजाता स्तूप बोध गया के पास बकरौर में स्थित है। यह सुजाता से संबंधित है जो वह ग्वालिन थी जिसने बुद्ध को खीर खिलाकर उनका लंबा उपवास छुड़वाया था, और यह घटना बुद्ध के ज्ञानोदय से ठीक पहले की एक प्रमुख घटना मानी जाती है। नेक्स्ट है कि बिहार में महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इन महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। और मगध महाजनपद जिसकी राजधानी राजगृह थी, सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। वज्जी संघ अपने लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था, इसलिए इसकी राजधानी वैशाली थी, जबकि चंपा अंग की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदुसार का ज्ञात नाम नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी अमितारी बिंदुसार का ज्ञात नाम नहीं है, जबकि अमित्रचेट्स, अमित्रघात और सिंहसेन बिंदुसार के ज्ञात नाम है। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किस वर्ष नष्ट किया था। तो ये 1193 में नष्ट किया था। नेक्स्ट है कि मनेर शरीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से गलत कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी इसने मुगल काल के दौरान इस्लामी और संस्कृत परंपराओं के बीच संवाद के साथ शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य किया। ये सही है। बड़ी दरगाह हजरत मखदूम याहिया मनेरी का मकबरा है, और छोटी दरगाह मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। ये भी सही है। छोटी दरगाह कुरान के अभिलेखों और परिष्कृत मुगल स्थापत्य तत्वों से सजी अपनी गुंबद के लिए जानी जाती है। ये भी सही है। जबकि बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेर शाह सूरी के काल में नहीं हुआ था। इसका छोटी दरगाह का निर्माण मुगल काल में शाहजहां के अधीन गवर्नर इब्राहिम खान काकर द्वारा किया गया था, जबकि बड़ी दरगाह इस चरण से पहले की है और शेर शाह के संरक्षण से नहीं जुड़ी है। नेक्स्ट है कि लोटा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी यह पीतल के लोटों के स्थान पर मिट्टी के बर्तन या लोटे देने के सरकार के निर्णय के कारण हुआ था। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था, 57 में नहीं, और इसका आयोजन 1857 की क्रांति से एक वर्ष पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था, और इसमें अधिकांश गरीब किसान थे। नेक्स्ट है, इसमें एक तरफ अखबार या पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ संस्थापक या संपादक हैं, इनको एक दूसरे में मिलाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी बिहार हेराल्ड के संस्थापक या संपादक कौन थे। तो गुरु प्रसाद सेन। देसर कथा के संपादक कौन थे। तो सखाराम गणेश देवस्कर। सर्चलाइट के संपादक या संस्थापक कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा। और मदरलैंड के संस्थापक थे मजहरुल हक। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के साथ छापामार संघर्ष के बाद अमर सिंह अन्य विद्रोही नेताओं के साथ किस क्षेत्र में भाग गए थे। तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र में भाग गए थे। हालांकि दिसंबर 1859 के मध्य में उन्हें नेपाल के महाराजा जंग बहादुर की सेना के द्वारा पकड़ लिया गया, जो अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे थे, और इसके बाद उनको गोरखपुर जेल में कैद कर लिया गया, जहां बिना किसी मुकदमे की सुनवाई होने से जहां मुकदमे की सुनवाई होने से पहले ही 5 फरवरी 1860 को पेचिश के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और अमर सिंह एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति भी थे और हर रात महाभारत का पाठ। नेक्स्ट है कि बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में महिला नेताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही है। प्रभावती देवी को पकड़ लिया गया और भागलपुर जेल भेज दिया गया। तारा रानी ने सिवान पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडा फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया, और विंध्यवासिनी देवी को 1932 में मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था। नेक्स्ट है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा गुप्त रेडियो स्टेशन किस स्थान पर संचालित किया गया था। तो मुंबई में संचालित किया गया था, और इस गुप्त रेडियो स्टेशन को कांग्रेस रेडियो या आजाद रेडियो भी कहा जाता था, जिसे उषा मेहता और उनके सहयोगियों द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई है। तो चंद्रकांता है, जबकि परती परिकथा, पंचलाइट और वन तुलसी की गंध, ये तीनों फणीश्वर नाथ रेणु की द्वारा रचित की गई हैं।
जबकि चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया है और यह एक प्रसिद्ध हिंदी तिलिस्मी उपन्यास है। नेक्स्ट है कि सेन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी विजय सेन ने कर्नाट राजवंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार से जुड़े थे। और 1204 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नदिया का पतन हुआ था। तब लक्ष्मण सेन नहीं विष्णुपुर थे, सॉरी लक्ष्मण सेन विष्णुपुर नहीं बल्कि पूर्वी बंगाल संभवतः विक्रमपुर भाग गए थे और वहां सेन वंश ने उनके और उनके उत्तराधिकारियों के अधीन कुछ समय तक शासन जारी रखा था। नेक्स्ट है कि मगध के वृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका अंतिम शासक था रिपुंजय। नेक्स्ट है कि बिहार में मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था, जिन्हें शक्र सिंह ने हराया था। और तुगलक काल के दौरान बिहार शरीफ बिहार की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि बिहार में नुहानी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बहार खान नुहानी के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ गवर्नर के नाम है और दूसरी तरफ उनके अधीन नियुक्ति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खाने आलम शाहजहां, शाइस्ता खान शाहजहां या औरंगजेब, इस्लाम खान जहांगीर। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मिर्जा अजीज खोका अकबर के अधीन, राजकुमार परवेज जहांगीर के अधीन, खान ए आलम शाहजहां के अधीन और दाऊद खान कुरैशी औरंगजेब के अधीन। मुगलों के अधीन कुछ गवर्नर हैं जो कि इस प्रकार हैं। खाने आलम शाहजहां के अधीन, शाइस्ता खान शाहजहां और या औरंगजेब के, इस्लाम खान जहांगीर या शाहजहां, खाने जमा अकबर के अधीन, खाने दौरान शाहजहां के अधीन, शाहनवाज खान शाहजहां, मीर जाफर अस्त्राबादी शाहजहां के अधीन, मुराद बख्श या राजकुमार शाहजहां के अधीन, बहादुर कम्बू शाहजहां या औरंगजेब के अधीन, शाह अली शाहजहां के अधीन, अबू सईद बाकी बेग शाहजहां के अधीन और गैरत खान शाहजहां के अधीन, सरदार खान शाहजहां के अधीन, सैफ खान, अलीवर्दी खान और आजम खान भी शाहजहां के अधीन थे। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन व्यापारिक मार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही है। उत्तरापथ मार्ग पुष्कलावती, तक्षशिला, चंपा और चंद्रकेतुगढ़ को जोड़ता था। गंगा तट पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र ने नदी व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य किया और सहायक मार्ग पाटलिपुत्र को वैशाली और श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों से जोड़ते थे जो नेपाल तक विस्तारित थे। नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ग्राम सभा की बैठक 3 महीने से अधिक के अंतराल पर नहीं होनी चाहिए और जिला मजिस्ट्रेट लगभग 7,000 की आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित कर सकता है। और ग्राम सभा के बैठक की गणपूर्ति का जो नियम है वो कुल सदस्यों का 1/20 है, 1/40 नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य सूचना आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी दोनों गलत है। बिहार राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना बिहार राज्य सरकार द्वारा जून 2006 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत की गई और इसका प्राथमिक उद्देश्य आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना और उन्हें बनाए रखना है। और श्री त्रिपुरारी शरण बिहार के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं। उन्होंने 2 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है और माधोपुर का घर नामक उपन्यास भी लिखा है। माफ करिएगा, शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। इसका उत्तर तो डी है और इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो एक और दो दोनों गलत नहीं है, यानी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में श्रीधर वासुदेव सोहोनी को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें एक तरफ प्रशासनिक इकाई है दूसरी तरफ संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी प्रमंडलों की संख्या देखें तो प्रमंडल 9 है। अनुमंडल की संख्या कितनी है तो 101 है। और प्रखंड की संख्या है 534 और पंचायतों की संख्या है 8406। नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम और संवैधानिक ढांचे के तहत पंचायती राज संस्थानों
को सौंपने के लिए आधिकारिक तौर पर कितने प्रशासनिक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसमें 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है तिरहुत प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है, जिसका गठन 1908 में किया गया है। और तिरहुत प्रमंडल में 7 जिले नहीं है, 6 जिले हैं, और वे कौन कौन से हैं? तो मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है, और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की साक्षरता दर राज्य की कुल औसत साक्षरता दर से कम है, और बिहार में अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ये 1968 में लागू किया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, और यह 26 फरवरी 1969 तक प्रभावी रहा था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2000 के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किसे बिहार के राजकीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। 2000 में सन 2000 में बिहार के विभाजन के बाद राज्य ने अपनी कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका का प्रतिनिधित्व करने के लिए गौर या बैल को राजकीय पशु नियुक्त किया था। गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प नियुक्त किया गया था या घोषित किया गया था, और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, अशोक का वृक्ष नहीं है। नेक्स्ट है कि एक तरफ कथन है और दूसरा कारण है। कथन है कि 2001 से 2011 के दौरान बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% थी, जो 1991 से 2001 के दौरान दर्ज 28.43% से कम थी। और कारण है कि भारत की जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी 2001 में दर्ज 8.07 से बढ़कर 2001 में 8.60 हो गई है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है कि बिहार में पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1978 में हुई थी। 14 अगस्त 1978 को मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, और पटना में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1990 में की गई थी। नेक्स्ट है, एक में कथन है और दूसरा में कारण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन क्या है? 2001 से 2011 के बीच बाल लिंगानुपात में गिरावट ग्रामीण बिहार की तुलना में शहरी बिहार में अधिक रही, और बाल लिंगानुपात में ग्रामीण शहरी अंतर 2001 में 20 अंक से बढ़कर 2011 में 26 अंक हो गया है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कृषि उत्पादन प्रणाली में नियोजित जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो वह है 77%। नेक्स्ट है कि जट जटिन नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी यह मुख्य रूप से बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में किया जाता है। यह कभी भी एकल नृत्य नहीं होता है। यह एक युगल या संवाद नृत्य है जो प्रेमियों जट और जटिन का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक रूप से इसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, जिसमें एक महिला पुरुष पात्र यानी जट की वेशभूषा धारण करती है, और यह नृत्य उनके प्रेम, तकरार और सुलह को सरल लयबद्ध कदमों और लोकगीतों के माध्यम से प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है कि सुजनी कढ़ाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सुजनी कढ़ाई के विषयों में घरेलू हिंसा, दहेज, लड़कियों की शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या शामिल हैं, और इसे 2006 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था। और सुजनी का मुख्य डिजाइन आउटलाइन मोटी चेन स्टिंग्स के साथ या स्टिचिंग के साथ तैयार किया गया है। सुजनी कढ़ाई के लिए बारीक मलमल के कपड़े का उपयोग किया जाता है, और मुख्य डिजाइन की रूपरेखा को मोटी चेन स्टिचिंग के साथ उभारा जाता है। और इसका कच्चा माल है कपास, सूती धागा और कढ़ाई का धागा। नेक्स्ट है, एक में अभिकथन है, दूसरे में कारण है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी सिर्फ कथन सही है। सामा चकेवा उत्तरी बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहार है। सामा चकेवा मिथिला क्षेत्र यानी उत्तरी बिहार और नेपाल के कुछ हिस्सों में मैथिली भाषा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है और मैथिली सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखता है। और यह छठ पूजा के एक दिन बाद शुरू होता है और लगभग 10 दिनों तक चलता है, तथा कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न हो जाता है।
यह सामा यानी भगवान कृष्ण की पुत्री पर कथा आधारित है, जिन पर झूठा आरोप लगाया गया था कि उन्हें पक्षी बना दिया गया था और उनके भाई चकेवा ने तपस्या करके उन्हें उन्हें पुनः मानवीय रूप में वापस लाया था। नेक्स्ट है कि छठ पूजा के अनुष्ठानों के क्रम में कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी केवल दो सही है। खरना एक निर्जला व्रत की शुरुआत का प्रतीक है, जो पारंपरिक रूप से तीसरे दिन के शाम के अर्घ्य के बाद समाप्त होता है। नहाय खाए इस पर्व की शुरुआत नदियों या तालाबों में पवित्र स्नान के साथ होती है। व्रती या उपवास रखने वाली लोग लौकी, चावल और चने की दाल का सात्विक भोजन तैयार करते हैं और यह भोजन दिन में एक बार ग्रहण किया जाता है तथा इसे लकड़ी या उपले के चूल्हे पर पीतल या मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। खरना के बारे में जाने तो इस दिन व्रती सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखते हैं और सूर्योदय के बाद गुड़ और चावल से बनी खीर, रोटी और केले का छठी मैया को भोग लगाया जाता है और व्रती इसे ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही अगले 36 घंटों के कठोर निर्जला उपवास की शुरुआत होती है, जो उषा अर्घ यानी चौथे दिन के सूर्योदय तक चलता है। संध्या अर्घ के बारे में जाने तो ये सूर्यास्त के समय श्रद्धालु कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और बांस के सूप में ठेकुआ, गन्ना, केला, हल्दी की गांठ, नारियल, दिए और मौसमी फल रखे जाते हैं। और उषा ऊर्ध्व के अंतिम अनुष्ठान सूर्योदय से पहले होता है, जहाँ श्रद्धालु उगते सूर्य को जल और प्रसाद अर्पित करते हैं। अर्घ के बाद व्रत खोला जाता है यानी पारण होता है और परिवार, पड़ोसियों तथा आगंतुकों के बीच प्रसाद बांटा जाता है। इसके साथ ही कृतज्ञता, आरोग्य और शक्ति की शांति के भाव के साथ छठ महापर्व का समापन होता है। नेक्स्ट है विदेशी या लोक नाटक के प्रदर्शन के प्रारंभिक पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो झांझ, ढोलक और खंजड़ी का उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, इसमें एक कथन है और दूसरा कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। पटना कलम चित्रकला में संरचित अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि विभाजनों का अभाव होता है। पटना कलम मुगल पेंटिंग की एक उपशाखा के रूप में विकसित हुई, लेकिन इसने अपने शैलीगत तत्वों को संबोधित किया है। व्याख्या क्यों नहीं करता है, क्योंकि पटना कलम के कलाकारों द्वारा पृष्ठभूमि छोड़ने का विशिष्ट कारण संरक्षण में बदलाव था। ब्रिटिश अधिकारियों ने स्थानीय भारतीय जीवन के त्वरित दस्तावेजी शैली के चित्रों की मांग की और इसे बड़े बाजार की मांग को किफायती और तेजी से पूरा करने के लिए कलाकारों ने मुगल कला की विशेषता वाले, समय लेने वाले और महंगे पृष्ठभूमि निर्माण को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें एक तरफ जीआई टैग है और दूसरी तरफ वर्ष है, यानी किस वर्ष इनको दिए गए थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया था 2018 में, भागलपुरी रेशम को 2013 में, मधुबनी चित्रकला को 2007 में और खटवा को 2016 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना स्थित पादरी की हवेली की वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी वर्तमान संरचना को 1772 में तिरेटो नामक एक वेनिसियन वास्तुकार द्वारा पुनः डिजाइन किया गया था। यह इमारत मुख्य रूप से पुर्तगाली इंडो यूरोपीय शैली में निर्मित है और इस ऐतिहासिक इमारत ने मीर कासिम के हमले, जो कि 1763 और 1857 के विद्रोह जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का सामना किया है, जो इसके वास्तुशिल्प लचीलापन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, इसमें एक तरफ मृदा के प्रकार है, दूसरी तरफ वो कहाँ पाया जाता है, वो जिलों का नाम है। इसको सही सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी बलथर मृदा कैमूर में पाई जाती है, टाल मृदा मुंगेर में, तराई मृदा किशनगंज में और बाल सुंदरी मृदा सहरसा में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सोन नदी बिहार में रोहतास जिले के किस प्रखंड से प्रवेश करती है, तो ये नौहट्टा प्रखंड से प्रवेश करती है और सोन नदी को हिरण्यवाह भी कहा जाता है। डेहरी में स्थित इंद्रपुरी बैराज दुनिया का सबसे लंबा बैराजों में से एक है, जो कि इसी नदी पर है। नेक्स्ट है कि पटना जिले के भीतर गंगा नदी की सटीक लंबाई कितनी है, तो वो 99 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि बेगूसराय जिले में संचालित लघु औद्योगिक समूहों के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सत्य है। बरौनी तेल रिफाइनरी सोवियत संघ के सहयोग से बनाई गई थी और जुलाई 1964 में चालू हुई थी। बरौनी डेयरी 1959 में स्थापित एक पूर्णतः सहकारी संस्था है और तघेड़ा क्लस्टर एक छोटा कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है कि मगही पान के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इन्हीं से 2020 में भौगोलिक संकेत प्राप्त नहीं हुआ था।
इसे 2018 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ था और यह नवादा, नालंदा, गया और औरंगाबाद के क्षेत्रों में चिकनी दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें एक तरफ मंडल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय के नाम दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर, सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा, मगध प्रमंडल का मुख्यालय है गया और कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है सहरसा। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना, मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर, सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा, भागलपुर मुख्यालय का प्रमंडल भागलपुर ही है, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर में ही है और पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय भी पूर्णिया में ही है। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा में और कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा में है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सभी जिलों में कुल जनसंख्या के मामले में पटना जिला का कौन सा स्थान है? तो पटना जिला का 15वां स्थान है। नेक्स्ट है कि शाहाबाद क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की विशिष्ट विविधता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो मानक भोजपुरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा रोग है? वो एलोविन मोजेक है। जबकि स्मट, बिल्ट और पुक्का बोइंग ये तीनों गन्ने की खेती को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कि बरौनी रिफाइनरी की वर्तमान कच्चा तेल प्रसंस्करण क्षमता कितनी है? तो इसकी वर्तमान कच्चा तेल प्रसंस्करण क्षमता 6.0 MMTPA है, यानी मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। नेक्स्ट है कमला और महानंदा नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कमला नदी की प्रमुख सहायक नदियां सोनी, धौरी, बलान और त्रिशुला हैं। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महालदीराम पहाड़ी से होता है और कमला नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से होता है, न कि सोमेश्वर श्रेणी से। और महानंदा नदी बिहार में किशनगंज जिले से प्रवेश करती है, कटिहार में नहीं, और इसके बाद ये बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ अंत में कटिहार के मनिहारी के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ खनिज का नाम है, दूसरी तरफ वो कहाँ पाए जाते हैं उस स्थान का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी अभ्रक नवादा में पाया जाता है, क्वार्टजाइट लखीसराय में, डोलोमाइट रोहतास में और स्लेट मुंगेर में पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ या मुंगेर रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में कांवर झील के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कांवर झील एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील है। इसका निर्माण यानी कांवर झील का निर्माण एक ऑक्सबो झील के रूप में हुआ है। यह प्रक्रिया बूढ़ी गंडक नदी की जलीय प्रक्रियाओं, जिसमें नदी का टेढ़ा मेढ़ा बहना, कटाव और जमाव शामिल है, इसके परिणाम स्वरूप ये पूरा हुआ है, जिसके चलते नदी का एक लूप मुख्य धारा से कटकर अलग हो गया था। नेक्स्ट है कांवर झील पक्षी अभयारण्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 1 और 2 दोनों गलत है। कांवर आर्द्रभूमि के आसपास देखे जाने वाले प्रमुख पक्षियों में लेसर एडजुटेंट और ग्रेटर स्पार्टेड ईगल शामिल है। कांवर झील को 1879 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, 2020 में नहीं। इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था और यह गर्मियों के मौसम में नहीं, सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है बिहार में जलोढ़ मृदा के वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन सही नहीं है। बिहार का उत्तरी बाढ़ का मैदान, जिसमें सुपौल, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी शामिल है, मुख्य रूप से नई जलोढ़ या खादर मिट्टी से बना होता है। यह मिट्टी हल्की बनावट वाली होती है और बाढ़ के कारण बार बार नई हो जाती है और धान, मक्का, जूट जैसी फसलों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। पटना, नालंदा और भोजपुर पुराने जलोढ़ या भांगर क्षेत्र में स्थित है, जहाँ की मिट्टी पुरानी और अपेक्षाकृत अधिक सघन होती है। इसमें अक्सर कंकड़ पाए जाते हैं और नदियों द्वारा लाए गए ताजे निक्षेपों से इसकी नियमित भरपाई नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है कि झुनझुन वाला पहाड़, जो अपनी अद्वितीय धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने वाली चट्टान के लिए जाना जाता है, वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ वो कहाँ पाए जाते हैं, उन स्थानों का नाम है। इसको सही सुमेलित करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ककोला जलप्रपात नवादा में है, जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर में, दुर्गावती जलप्रपात
कैमूर में, और ओखरिन जलप्रपात रोहतास में है। नेक्स्ट है, गिद्धेश्वर पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ये पहाड़ियां मुंगेर और जमुई दोनों जिलों में स्थित है। ये छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार के झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ये कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, ये कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा जिले में स्थित है, और अनुपम झील गया में नहीं है जबकि कैमूर में है। नेक्स्ट है कि गंडक नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इसका उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा के निकट न्यूबिन हिमाल ग्लेशियर से होता है, और इस नदी में गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल दोनों पाए जाते हैं। गंडक नदी बेगूसराय के पास नहीं, ये बिहार के हाजीपुर में गंगा, बिहार के हाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है, एक तरफ अभिकरण है, दूसरा कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या करता है। कथन इस प्रकार है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 2 की मिट्टी आमतौर पर गैर चूनायुक्त प्रकृति की होती है, और कारण है कि कोसी और महानंदा जैसी नदियां चूना समृद्ध तलहटियों की बजाय अम्लीय खनिजों से समृद्ध हिमालयी जल ग्रहण क्षेत्रों से निकलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से किसने कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ललित नारायण मिश्र ने कभी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, जबकि दारोगा प्रसाद राय, चंद्रशेखर सिंह और भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग और संरचना के संबंध में सही कथनों का चुनाव करना है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी एक और दो दोनों सही नहीं है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पटना और कालूघाट में अस्थायी टर्मिनल विकसित किए हैं, भागलपुर, मनिहारी और बक्सर में नहीं। फ्लोटिंग टर्मिनल पटना और कालूघाट पर नहीं है, बल्कि भागलपुर, मनिहारी और बक्सर में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, एक में अभिकथन है, दूसरा कारण है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या करता है। कथन इस प्रकार है कि बिहार के 38 जिलों में से 8 जिले भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत आते हैं, और कारण है कि बिहार हिमालयी प्लेट सीमा के निकट स्थित है, और इसमें गंगा के मैदानों की ओर विस्तृत कई उपसतही भ्रंश रेखाएं मौजूद हैं। नेक्स्ट है, आहार पाइन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी इसमें आहार शामिल है जो जल का संचयन करते हैं, और पाइन जो इसे कृषि क्षेत्रों तक ले जाते हैं। आहार पाइन प्रणाली दक्षिण बिहार की एक प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली है, उत्तरी बिहार की नहीं है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो संगम कुमार साहू ने। उसके बाद है, केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसार बिहार में जहाज मरम्मत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना में। बिहार के किस विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पंचायती राज विभाग को। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली जल क्रीड़ा अकादमी कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? ओढ़नी बांध में, ये बिहार के बांका जिले में है। नेक्स्ट है कि शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर दिव्य ज्योति को। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को खत्म करने के उद्देश्य से एक मेगा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? तो ये कब तक खत्म करने का उद्देश्य है? 2027 तक। बिहार विधानसभा में बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया था? तो विजेंद्र यादव ने। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बिहार के किस स्थान पर है? तो राजगीर में है। हल्दी की किस्म राजेंद्र सोनिया, जो हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयासों के कारण चर्चा में रही, मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में उगाई जाती है? तो ये समस्तीपुर में उगाई जाती है। नेक्स्ट है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है। पहले चरण में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और भूतनाथ स्टेशन के बीच 3.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड प्रायोरिटी कॉरिडोर शामिल है, और इस परियोजना के चरण 1 नेटवर्क में एलिवेटेड और भूमिगत दोनों तरह के खंड शामिल हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली? तो सैयद अता हसनैन ने। अगला प्रश्न है कि आईआईटी पटना ने किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता किया है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ।
नेक्स्ट है कि 2025 तक नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? तो कुल 10 बार। नेक्स्ट है कि अनु कुमारी जो भारत की 2025 की ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थी, बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो बक्सर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बांका जिले में किया गया है। नेक्स्ट है कि गोकुल जलाशय जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है। कांवर झील ये कांवर ताल बेगूसराय में है। नागा पक्षी अभयारण्य जमुई में और नकटी पक्षी अभयारण्य भी जमुई में है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने कितनी सीटें हासिल की थी? तो 202 सीटें हासिल की थी। नेक्स्ट है कि 2028 में पहले राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला जीआई महोत्सव 2025 का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया? ये पटना में किया गया। नेक्स्ट है कि कजरा सोलर पावर प्लांट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, ये बिहार के किस जिले में है? तो लखीसराय जिले में है और लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि पटना के किस अस्पताल को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आईजीआईएमएस पटना को। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट विलेज का विकास किस जिले में किया जाएगा? तो भागलपुर जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार ने एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से लगभग कितने मूल्य के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं? तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए के। नेक्स्ट है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र झा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा घटना स्थल पर अपराध की त्वरित जांच के लिए कितने मोबाइल फोरेंसिक वाहन लॉन्च किए गए हैं? तो 34। किस संस्थान ने अभिनया बिहार 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह की मेजबानी की है? तो वह है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, CIMP। नेक्स्ट है कि परम रुद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। इन दूसरा कथन गलत है। यह बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका हाल ही में IIT पटना में उद्घाटन किया गया, ये सही है। और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT पटना और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के बीच एक हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है श्री गुप्ता। जकार्ता में होने वाली एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाइंग करने वाली बिहार की पहली महिला फेंसर कौन है? तो वो है केसर राज। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में जन शिकायत सुनवाई के लिए कौन से दिन निर्धारित किए गए हैं? तो सोमवार और शुक्रवार। नेक्स्ट है कि हाल ही में पटना के निकट निर्मित 108 फीट ऊंची शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा किस गांव में है? तो वो चंदसी में है और ये पटना में है। हाल ही में निम्नलिखित में से किन न्यायाधीशों ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वह है रितेश कुमार और प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है कि नील विद्रोह से संबंधित मांग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। यानी किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के दबाव से आजादी की मांग की और शोषण वाली कम दरों के ब्याज उचित पारिश्रमिक की मांग की। किसानों ने बागान मालिक किसानों ने मांग की कि बागान मालिक ऊंची ब्याज दर वाले नगद या अग्रिम दादनी को रद्द कर दें या दादन को रद्द कर दें और उन्हें हमेशा के लिए कर्ज के जाल से फंसाना बंद करें। और उन्होंने उन अन्यायपूर्ण कर्जों और ब्याज के बोझ को अस्वीकार कर लिया था जिनका इस्तेमाल बागान मालिक उन्हें नियंत्रित करने के लिए करते थे। नेक्स्ट है, एक तरफ अधिकारी के नाम है और दूसरी तरफ उनकी रैंक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यानी जनरल लॉयड मेजर जनरल थे, बर्ड ब्रिगेडियर थे, वाल्टर स्टैनहोप सेरविल कैप्टन थे और श्री पोटेंट दामिन एक ओ के अधीक्षक थे। नेक्स्ट है कि तिनकठिया प्रणाली की जांच संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ये दोनों कथन सही है। जेबी कृपलानी ने किसानों को संगठित किया और स्थानीय स्तर पर जांच का समर्थन किया। फ्रैंक सलाई ने उस समिति का नेतृत्व किया जिसने चंपारण में तिनकठिया प्रणाली की जांच की थी। नेक्स्ट है, इसमें एक कथन है और दूसरा कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। यानी कि कथन गलत है और कारण सही है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के आह्वान पर बुद्धू नोनिया ने नमक बनाने में हिस्सा लिया था। और कथन इसलिए गलत है क्योंकि नोनिया विद्रोह हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के
एक अधिकार और पारंपरिक नमक तथा सोडा निर्माताओं के शोषण के विरुद्ध जमीनी स्तर पर एक आर्थिक विद्रोह था। नेक्स्ट है कि बिहार की निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जबकि जगजीवन राम को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की थी। तो वह है बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था। तो ये 1908 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट है कि पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों और उनको मूल जिलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों सम्मिलित है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण से थे, सतीश प्रसाद झा भागलपुर से, राजेंद्र सिंह सारण से थे। नेक्स्ट है कि चेरो राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। 12वीं-13वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार झारखंड क्षेत्र में चेरो साम्राज्य का उदय हुआ। 1771 में उत्तराखंड उत्तराधिकार के विवाद के दौरान, जिसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप भी शामिल था, उन्होंने चित्रजीय राय के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया था। नेक्स्ट है कि लौरिया अडराज स्थित अशोक स्तंभ के लेख में कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी यह स्तंभ अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। लौरिया अडराज स्तंभ अब उसका शीर्ष नहीं है, जो मूल रूप से एक पशु की प्रतिमा थी और अब कोलकाता संग्रहालय में रखी गई है, जबकि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर उसका शीर्ष अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट है कि बिहार में कुषाणकालीन खोजों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। इन बक्सर से मिले ढेर में कुषाणकालीन सिक्के शामिल हैं, जो भीम कैटफिश द्वितीय से लेकर वासुदेव काल तक के हैं। और कुम्हरार में हुई खुदाई से ऐसे टेराकोटा मिले हैं जिनमें कुषाण काल की विशिष्ट विशेषताएं और वेशभूषा दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापत्य विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही है। इस स्थल में एक विशाल वर्गाकार मठ स्थित है, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 330 मीटर लंबी है और जिसमें 208 कोठरियां हैं। और मठ के केंद्र में एक क्रॉस के आकार का स्तूप स्थित है, जो इस परिसर का मुख्य केंद्र बनाता है। इस परिसर में एक पुस्तकालय भवन शामिल है, जो जल आधारित शीतलन प्रणाली से सुसज्जित है। नेक्स्ट है कि विद्यापति की साहित्यिक कृतियों के संबंध में विचार करें और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कीर्तिलता और कीर्ति पताका अबहट भाषा में रचित है, जो संक्रमणकालीन इंडो आर्यन भाषाई रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। और पद्मावली की रचना या पदावली की रचना संस्कृत में नहीं हुई है, मैथिली में हुई है। नेक्स्ट है कि पटना कलम के चित्रकारों के विशिष्ट कृतियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी सिया दयाल लाल हाथी दांत पर लघु चित्र बनाते थे और उनके ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक थी। और हुलास लाल यूरोपीय शैली में चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे और बनारस से जुड़े चित्रकारों के एक परिवार से ताल्लुक रखते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित विभागों पर विचार कीजिए। 1937 के पहले मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिन्हा के पास कौन सा विशिष्ट विभाग था। तो उनके पास था वित्त विभाग, स्थानीय स्वशासन और लोक निर्माण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष और किस स्थान पर बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो 1912 में बांकीपुर पटना में किया गया था। नेक्स्ट है, एक तरफ गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम है और दूसरी तरफ वो किस वर्ष आयोजित किए गए हैं, वो वर्ष दिया हुआ है। इसको सही मिलान करना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा 1921 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना 1945 में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन 1938 में और चंपारण सत्याग्रह की बैठकें 1917 में हुई। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी शेरशाह सूरी ने नुहानी शासकों के अधीन सेवा करके और जलाल खान के दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाकर बिहार में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। 1536 में नहीं, 1534 में उसने चौसा के युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित किया और पूर्वी भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। नेक्स्ट है कि बिहार में अकबर के प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इन 2 और 3 दोनों गलत हैं। लगभग 1580 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में बिहार को एक मुगल सूबे के रूप में संगठित किया गया था।
राजा मानसिंह प्रथम ने गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के शक्तिशाली स्थानीय प्रमुखों के साथ गठबंधन करने के बजाय उन्हें हराकर मुगल अधिकार को समेकित किया और जिससे इस क्षेत्र में शाही नियंत्रण मजबूत हुआ था। और मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया और बाद में पूर्वी भारत में मुगल सुदृढ़ीकरण के हिस्से के रूप में प्रशासनिक केंद्र को राजमहल, यानी जिसका नाम बदलकर अकबर नगर कर दिया गया था, उसे स्थानांतरित कर दिया, न कि मुंगेर में। नेक्स्ट है, पुरानी डच फैक्ट्री की इमारत को किस वर्ष पटना कॉलेज में बदला गया था? तो 1863 में। नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रकला में महिलाओं की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों सही है। गंगा देवी मधुबनी कला की कचनी शैली की विशेषज्ञ थी। सीता देवी मधुबनी कला की भारनी शैली में विशेषज्ञ थी। और जगदम्बा देवी मधुबनी कला के क्षेत्र में 1975 में पद्मश्री पाने वाली पहली कलाकार थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार में हुए चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो ये 66.91% रहा। नेक्स्ट है, पावापुरी स्थित जल मंदिर एक जलाशय से घिरा हुआ है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण किया गया है? तो इसका निर्माण वर्षा जल और भूजल के संचय के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में वनावरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट है कि 2024-25 के दौरान अंडे के उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई? तो वो बिहार में दर्ज की गई। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार का स्कोर कितना है? तो 30.9। अगला प्रश्न है कि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान निधि योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को 3,000 की अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 9,000 की राशि को दो अलग अलग सरकारों की संयुक्त राशि है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 6,000 जो पीएम किसान योजना के तहत 3 किस्तों में दिए जाते हैं, और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित अतिरिक्त 3,000 शामिल है। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के निष्कर्षों के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है, और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2024-25 में मौजूदा कीमतों पर 13.1% बढ़ा। बकाया ऋण यानी जीएसडीपी का 37.7% था। राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2024-25 में 374 किलोवाट आवर तक पहुंच गई है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और संबंधित गतिविधियों की हिस्सेदारी वास्तव में 21.9% से घटकर 18.3% हो गई है।